तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इस वीडियो में है क्या। तो देखिए, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये बायट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशंस है। और अगर आपने बायट-सैवर्ट लॉ नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और बायट-सैवर्ट लॉ को वाला जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ये बात हम आपको शुरू में ही बोल देते हैं, टाइम खपाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये पूरा जो लेक्चर इसमें होगा वो पूरा डेरिवेशंस होगा और फिर इसके बाद हम एक इसके आधार पर जो भी न्यूमेरिकल होता है उसको हम अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप समझिए कि ये सिर्फ डेरिवेशंस इसमें मिलने वाला है, बहुत शॉर्टकट डेरिवेशंस है, लेकिन हाँ फुल डिटेल है। इसलिए जिस बच्चे को लगता है कि हमको डेरिवेशंस पूरा डिटेल नहीं देखना है वो इसमें वीडियो में आगे बढ़िए ही मत, यहीं पे पॉज कर दीजिए ताकि आपका टाइम बच सके। जो बच्चा देखना चाहता है कि हमको पूरा वीडियो डिटेल से देखना है डेरिवेशंस को, सिर्फ वही बच्चा यहाँ से आगे बढ़े, अन्यथा यहीं पे आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रहा छोटी सी जानकारी जो आपको दे दें। सबसे पहला बात हम देखते हैं इस लेक्चर में जो बायट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशंस है, वो पहला था स्ट्रेट वायर के वजह से, दूसरा था सर्कुलर वायर के सेंटर पे, अगर कोई वायर है जिसमें करंट मूव कर रहा है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो हमने जस्ट इसके पीछे वाला में दिया था। अभी जो है वो है एक्सियल पॉइंट पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक्सियल पॉइंट को अगर आपको समझना है तो पहले तो आपको सर्कुलर वायर समझना होगा, और जब आप सर्कुलर वायर समझ जाइएगा तो समझिए उसके बाद थोड़ा सा आपको 3 डायमेंशनल एनालिसिस भी होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मान लीजिए आपको हम चीज दिखाते हैं एक, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये किस तरह से रखा गया है। अगर हम वायर को चाहें तो इस तरह से दिखाएंगे तो इसका मतलब वायर इस प्लेन में है और एक्सियल लाइन किधर है, इसके बाहर निकल रहा है इस पॉइंट पे। लेकिन अगर इसी वायर को इस प्लेन में जो था वायर, अगर हम इस वायर को इस एक्सियल लाइन को अगर हम ऐसे पास कर रख दें तो देखिए ये दिखेगा कैसे, ये बाहर हो जाएगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये समझ में नहीं आया आपको? चलिए हम एक चीज दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। देखिए ये तार का बनाया हुआ है, ये थोड़ा सा तार था, हम उसको बेंड करके इसको सर्कुलर लूप में बनाए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए क्या है एक्सियल वाला जो अभी फिगर ये है, और ये किस तरह से, तो ये हाफ पोर्शन सर्कल है, ध्यान से देखिए। और इसके बीच से जो ये डायमीटर है, ये सर्कल का बीच से समझिए, ये हाफ पोर्शन सर्कल है, इसके बीच का ये डायमीटर है, और इधर का पोर्शन हमने नहीं बनाया। यहाँ से ये वाला जो लाइन जा रहा है, जो ये देख रहे हैं जो सेंटर होके जा रहा है, इस प्लेन पर ये जो सर्कुलर है, सर्कल का जो प्लेन है, इस प्लेन से ये परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है। देखिए ऐसे भी आपको समझ में आएगा। अगर ये बोर्ड में अंदर चला जाए तो आपको ऐसे नजर आएगा, ये इस तरह से यूं है। तो समझिए कि अभी जो आपको दिखा रहे थे वो इस तरह से था कि अगर ये सर्कल इस तरह से है और ये वाला जो लाइन है मार्कर जो दिख रहा है आपको, ये एक्सियल है, वो इस तरह से था। अब हम कह रहे हैं तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो प्लेन है बोर्ड का, वो इसमें क्या बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं तो देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। क्या समझ में आया? ये वाला एक्सियल पॉइंट हो गया और ये सर्कुलर वायर हो गया। अब कह रहा है करंट इस सर्कुलर वायर में है, और ये वाला देखिए जो हमने आर लिखा है यहाँ पे, वो क्या है, रेडियस है इतना सा, नीचे भी रेडियस होगा। अच्छा, इस लाइन को बोर्ड में नहीं दिखा सकते थे बोर्ड से उभरता हुआ, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ट्रीट किया है। देखिए यहाँ पे जो हमने आपको दिखाए हैं, ये वाला जो लाइन है, ये हमने इसको इस लाइन को दिखाया। करंट किधर जा रहा है, नीचे की ओर, मतलब क्या है, इसके इस तरफ से जा रहा है करंट, तो यहाँ पे करंट हमने शो किया है, वो इस तरह से जाएगा। तो देखिए ये शेप है जो आपका 3 डायमेंशनल एनालिसिस भी हो गया और आपको समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, ये एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल तो ये भी हुआ। देखिए एक्सियल के पी पॉइंट है कहीं पे इस पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस को ए माने थे, यहां से यहां तक का सेंटर का दूरी, और इसको सी बोलेंगे। अब ये रही बात कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो भी क्या, करंट ऐसे घूम रहा है। तो मान लीजिए ये मार्कर जो है वो करंट एलिमेंट जो था डीएल, उसको मान लें, तो डीएल किस तरह दिखेगा, इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ से यहाँ तक धीरे 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 यहाँ तक का आप इंटीग्रेट कीजिएगा हाफ पोर्शन, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा डीएल। तो इसके वजह से यहाँ पे इस डीएल के वजह से
मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस जगह से यहाँ से लेंथ एक यूज कीजिएगा, जो डिस्टेंस होगा आर वेक्टर, क्योंकि बायट-सैवर्ट लॉ कहता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये हमारा था पोर्शन, ये क्वेश्चंस का डिमांड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अगर यहाँ निकाले हैं तो वो क्या हुआ, इस कॉइल के सेंटर पे हुआ, और ये पॉइंट हो गया एक्सियल। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। ये तो हमारा एज्यूम्शन था। अब देखिए हम दूसरा बनाते हैं फिगर, जिसमें कि हम ये दिखाएंगे कि दूसरा जो इसका कहानी, इसमें और क्या क्या तामझाम लगाना है। तो पहले आप देखिए, जो हमारा ओरिजिनल बात था ये कह दिया, ये गिवन है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको मेन पॉइंट समझना है। बी, मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालना है पूरे सर्कल के वजह से। अच्छा, इसका भीतर में पोर्शन करंट इधर जा रहा होगा, ये भीतर है, बोर्ड के भीतर रह गया था, इसलिए हाफ पोर्शन को हम उधर अंदर दिखाएं। देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, ये जो हाफ पोर्शन आपको ऊपर दिख रहा है वो क्लीन लाइन से दिखाएं, ये वाला, और जो नहीं दिख रहा है वो असल क्या है, बोर्ड के उस पार में ऐसा है। नहीं, ये हाफ पोर्शन ये इस तरह वाला उस अंदर है, इसको हमने डॉट से दिखाया लाइन से। ठीक है, तो करंट अगर मान लीजिए करंट अगर ऐसे जाएगा ऐसे, तो मैग्नेट अंदर वाले में क्या होगा, इस तरह से इस तरह यहाँ आ जाएगा, तो ये इस तरह से चला जाएगा। बाय फिगर आपको समझ में आ गया, 3 डायमेंशनल है। अब देखिए यहाँ पे ये है, ये आपको गिवन है, ये आर है, ये डिस्टेंस क्या है, ए है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे। अब ये मेन पॉइंट हमारा है, इस पे ही मेन आपको लॉजिक लगाना है और दिमाग लगाना है। बायट-सैवर्ट लॉ यही यूज करेंगे। करंट यहाँ जा रहा था, देखिए ये जो आपको फॉर्मेट दिए हैं ना, ये क्वेश्चंस का डिमांड है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा पी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट है, तो सी और पी के बीच के डिस्टेंस को ए कहते हैं, आप इसको समझिए। ये क्वेश्चंस कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, यानी कि किसी वायर जो सर्कुलर है उसमें करंट आई जा रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पर। तो ये पूरा लाइन आगे बढ़ाइएगा, एक्सियल लाइन कहलाएगा, ये इधर उधर दोनों साइड जाएगा। आपको फिगर वाइज भी दिखा दिए। अब देखिए वी सपोज, इसमें कह रहा है कि हिंदी में मीडियम वाला जो बच्चा है, आप इसको देखिएगा इस तरह से, किसी वृत्ताकार पास धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे, अक्षीय इसके अक्षीय बिंदु पर। ठीक है, अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर। ठीक है, कर अब यहाँ पे अब देखिए करना क्या, अब जब बच्चा डेरिवेशंस करता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो डेरिवेशंस स्टार्ट कहाँ से करे। तो देखिए आपको हम एक तरकीब बताते हैं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए लिखना शुरू कीजिए। वी सपोज ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, हमने जो माना है उसको आप लिख दीजिए, थोड़ा देखना भी लगेगा, को माना है जिसमें, या जहां आप कह सकते हैं वेयर आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, यानी कि इस वृत्ताकार पास के धारावाही चालक का वृत्त का त्रिज्या आर है। फिर ए क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉइल टू द एक्सियल पॉइंट पी कह रहा है। आप ए क्या है लिखिएगा, वृत्ताकार पाथ क्या थी, वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र तथा अक्षीय बिंदु पी के बीच की दूरी है। चलिए हिंदी मीडियम वाला इसको लिखते जाइएगा ऐसे। आए अब आर पे, आर द क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रिलेटिव टू एलिमेंट डीएल वेक्टर। अब ये बात क्या कर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको फिगर से भी समझाएंगे और आपको वो जो चीज तार वाला है उससे भी आपको दिखाएंगे, दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी हम देते हैं। लेकिन अगर जिस बच्चे को इतना डिटेल नहीं जाना है भाई, उसको स्किप कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें डीएल क्या है, डीएल को अब दिखाइए, ब्लैक से दिखाते हैं। करंट नीचे जा रहा था, करंट नीचे गया, और करंट जिस तार में फ्लो होता है उसको बोलते हैं डीएल। तो डीएल वेक्टर ये हो गया, आई यहाँ पे जा रहा है, तो हर जगह डीएल होगा, डीएल होगा, डीएल होगा। एक यहाँ दिखा देते हैं डीएल, इस जगह पर भी तो करंट फ्लो हो रहा है आई,
ये पेड अति बोर्ड का अंदर अति यहाँ पे है और बोर्ड यहाँ खत्म हो गया। ये मतलब क्या है, इस तरह से डीएल गया और यहाँ पे इस तरह से हुआ। तो देखिए डीएल ये क्या हो रहा है, इस तरह दिखाया हुआ भले है लेकिन ये क्या है, बाहर निकल रहा है। और ये डीएल इस तरह से जाके इसमें यूं घुचुक से अंदर चला गया। तो आप देखिएगा डीएल जो इस जगह पर असल फैक्टर होगा, आप इसको फिगर में ऐसे समझ रहे हैं, आप इसको समझिए यहाँ पे डीएल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। करंट, डीएल बाहर निकल रहा है तो करंट भी बाहर निकल रहा है। तो करंट अगर कोई वायर में बाहर निकलेगा तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, पूरा इस तरह से गोल गोल राउंड होगा। ये करंट डीएल एलिमेंट है। फिर इस तरह से बड़ा बड़ा बनेगा, इस तरह से होगा। इस जगह से आप इस तरह डिस्टेंस लीजिएगा तो ये वाला जो सर्कल है उसके लिए तो ये रेडियस हो गया, और रेडियस पे हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, टेंजेंट की ओर। तो ये रेडियस हो गया हर एक सर्कल का, और ये क्या है, टेंजेंट। तो इस लाइन पर, इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया, नहीं आया? चलिए आप देखते हैं फिगर अथी से। ये हमने बनाया है, चलिए ये फिगर से देखते हैं। इससे ये यहां पे, ये आपको मानना है कि इसमें जो ये डीएल है, ये वाला जो डंडा है ये डीएल है, और ये डीएल करंट इस तरह से दिखा रहा है। देखिए ऐसे ऐसे घूमेगा, ये डायरेक्शन टेंजेंट की ओर जाएगा, और ये यहाँ पे ये अंदर की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर ये डीएल है, अगर यहाँ पे इसको डीएल मानते हैं तो ये डीएल का करंट इधर जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कल बनेगा। अगर आप इसको यहाँ पे देखिएगा तो ये सर्कल बनाएगा, और ये सर्कल बनाएगा तो हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में होगा। और जो भी यहाँ से आप डिस्टेंस लीजिएगा, यहाँ से डिस्टेंस जो भी लीजिएगा इस तरह का, उस पर ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है? जैसे कि आप इसमें अब देखिए, ये वाला में, ये वाला तार है, ये डीएल है, इसमें आप देखिए इस तरह से, तो ये वाला अगर करंट जा रहा है लेके, तो करंट इधर जा रहा है, तो इस तरह से बनाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह सर्कल बनेगा। और जहां जहां ये सर्कल बनेगा इस वायर पे 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और चूंकि ये डीएल है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो भी बनेगा वो डीबी कहलाएगा। तो ये वाला देखिए पोर्शन क्या हो गया, इसको आप यहाँ पे अटैच करते हैं इस जगह पे, तो देखिए यहाँ पे जो डीएल वेक्टर है वो इधर होगा, क्योंकि इस वायर पर ये 90 डिग्री होगा। ये वाला आप भूल जाइए, ये एक्सिस है, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, और इसको आप एक्स एक्सिस बना लीजिएगा तो आपको एक काम आएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल जो देख रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, सर्कुलर ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, और इस वायर पर ये 90 डिग्री डीबी बनेगा। तो डीबी का फिगर बनाते हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डीएल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कल बनेगा, और इस पे हमेशा क्या होगा, आप इस जगह बोलिएगा मैग्नेटिक फील्ड तो डीबी बनेगा, अगर डीएल है तो ये 90 डिग्री होगा। तो इस जगह पर लेना है तो क्या होगा, ये इधर हो जाएगा डीबी। चलिए ये इधर हो गया। फिर उसी तरह से अगर ये यहां आ जाएगा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, करंट जा रहा है अंदर की ओर, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे करंट क्या जा रहा है, अंदर की ओर, तो इसके वजह से भी तो सर्कल बनेगा। तो इसके वजह से सर्कल बनेगा इस तरह से। तो इस पे अगर आप कोई भी लीजिएगा लेंथ यहां से यहां तक, तो यहाँ पे ये टेंजेंट की ओर बनेगा, मतलब इस वायर पे 90 डिग्री बनने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डीबी, इस डीएल के वजह से। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, जो इस पे 90 होगा, और इस लाइन पर जो 90 होगा उधर होगा डीबी, इसके वजह से। चलिए यहां पे अगर हम देखें जोड़ के, ये हो गया। तो इस डीएल के वजह से, डीएल कितना बना रहा है एंगल इससे, 90 डिग्री, क्योंकि ये ऊपर नहीं दिखा सकते इसलिए ऐसे दिखा। ये बना रहा है कितना, ये डीबी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीबी किधर है और क्यों ऐसा लिखते हैं, ये बात हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है, इसके बाद हमको करना है कैलकुलेशन कि नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा। अभी तो हमको डीबी के टर्म में है, चाहिए हमको क्या, बी के टर्म में। अच्छा इसको मिटा देते हैं,
देखिए अगर आपको अच्छा चीज़ समझना है और मेन फिजिक्स को फील करना है, जो डेरिवेशंस है उसको आपको असल में समझना है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, समझ में ऐसे नहीं आएगा। हम धड़फड़ उतार दें, हम तो उतारने का 2 मिनट में इसको डिराइव कर देंगे पूरा, लेकिन वो आपको रटना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। और अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा आप उसको फील कीजिएगा और क्वेश्चन समझिएगा और तब बना लीजिएगा, और आंसर भी सही आएगा। नहीं तो फिर लगेगा ये तो फार्मूला डालना है सिर्फ, चाहे वो कहीं से आए किसी तरह आए उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बेहतर समझाएंगे। जो आप ट्यूशन सेंटर में नहीं समझ पाते हैं या जल्दी इतना टाइम नहीं मिलता है, वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस जगह पे अब dB 2 है, अब इस dB को हमको बनाना है b, तो हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, तरीका भी है कि अगर ये dl है और यहाँ इसके वजह से dB फील्ड बन रहा है, तो इस जगह पर का dl के वजह से भी dB होगा, इस जगह के वजह से भी dB होगा, और ये सभी लेंथ का अगर हर एक पॉइंट को अगर आप देखें तो सब ने यहाँ पे dB कुछ ना कुछ बनाया छोटा छोटा, और वो अगर सबको ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, b निकल जाएगा। लेकिन अब इसको ऐड कैसे करें, सब ये तो डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शन वाले जो क्वांटिटी होता है उसके लिए वेक्टर मेथड से जोड़ना जरूरी होता है। और वेक्टर मेथड में अगर आप एक्स एक्सिस यूज करते हैं, वाई एक्सिस यूज करते हैं कंपोनेंट बनाकर, तो वो ज्यादा आसान होता है। आपको समझ में आया क्या हमने बोला, कि अगर कोई भी चीज को वेक्टर को जोड़ना है तो वेक्टर मेथड यूज करना ही पड़ेगा, और वेक्टर मेथड में सबसे आसान वे बन जाता है जब आप उसको कंपोनेंट लेके एक्स वाई एक्सिस के तौर पे जोड़ते हैं, तो बहुत आसान होता है। तो चलिए इसी तरह हम इसको करने वाले हैं। यहां पर जो पी पॉइंट है इसको थोड़ा सा देखिए हम करेंगे क्या, इस पी पॉइंट में आप इसको बाहर निकाल लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, या इसको इधर ही रहने देते हैं। यहाँ इस जगह पर आप कुछ मत कीजिए, इस जगह पर आप इसको आगे बढ़ा दीजिए और बोलिए इसको एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, इधर इस जगह ओरिजिन बना दीजिए, तो इस जगह ओरिजिन होगा तो इधर क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, इधर भी क्या हो जाएगा वाई एक्सिस का नीचे माइनस में वाई डैश, ये एक्स हो गया, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट, अब देखिए यहां पे अब सबसे बड़ा सवाल है, कंपोनेंट लेने के लिए एंगल भी होना जरूरी है। अब एंगल किसके साथ कौन लेंगे वो अपनी चॉइस अगर है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए बहुत बच्चे को लगता है यहां से थीटा क्यों माने, नहीं मानिए आपकी मर्जी, हम यहाँ पे फाई मान लेते हैं। अच्छा बहुत को लगता है इधर फाई क्यों माने, आप इधर क्यों नहीं मान सकते, मान लेते हैं इधर से फाई, तो जिधर आपकी मर्जी है उधर आप मान लीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। करने के बाद हमको सबसे पहला जरूरत होता है एंगल। कंपोनेंट अगर आप निकाल रहे हैं तो कंपोनेंट निकालने के लिए एंगल होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको इस वेक्टर को x के तरफ तोड़िएगा और x को इसके तरफ y के तरफ, तो यहाँ पे आप इधर से मान लीजिए फाई। अच्छा आपको लग रहा होगा बहुत बच्चे को कि ये फाई इधर से क्यों मानते हैं, बहुत सारा बुक में देखें, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भी मान लीजिए। अच्छा फाई क्या, अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए, इसको कोई भी एंगल दीजिए। अच्छा ये आपने इंट्रोड्यूस कराया है तो आपका फर्ज बनता है कि जब ये रिजल्ट निकलने लगे तो लास्ट में इस फाई को हटा भी दीजिएगा, क्योंकि फाई का फॉर्म में रिजल्ट नहीं लाना है, यहाँ तो दिया ही नहीं रहेगा, तो इसलिए फाई हम इंट्रोड्यूस कराएं, लास्ट तक में इसको हटा भी लेंगे। तो अपनी चॉइस है, जिधर मानिएगा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाई हमने इधर माना। अब देखिए जरा सा इसमें एक कंपोनेंट का कहानी है, इसका क्या है, ये ओरिजिनली 90 है इसके साथ dB, और ये वाला ये r वेक्टर था, ये भी r है, यही बताए थे पोजीशन वेक्टर, ये वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ p कहाँ से, रिलेटिव टू dl वेक्टर, इस वेक्टर के रिलेटिव में ये यहाँ तक था। तो देखिए अब यहाँ dB का हमको जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये फाई हमने माना और ये बताया कि आपको कि 90 होना है, dB r वेक्टर पे 90 होगा, क्योंकि ये इसके लिए रेडियस की तरह बिहेव करेगा, ये सर्कल बनाएगा क्योंकि करंट बाहर निकल रहा है। चलिए यहाँ तक है, ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप क्या बोलिएगा 90 माइनस फाई। अच्छा ये क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये खुद भी इसके साथ क्या है 90 है, और ये dB है, तो इतना सा फाई है, तो इतना सा पोर्शन क्या होगा 90 माइनस फाई, इसको आप क्या बोलिएगा 90 माइनस फाई।
अच्छा ये 90 माइनस फाइव है, और ये दोनों क्या है 90 है, तो इतना सा पोर्शन क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब ये फाइव हो गया तो देखिए ये एक्स है अथी वाई है और ये एक्स है, तो ये खुद 90 है, तो ये इतना सा पोर्शन फाइव है, तो इतना सा पोर्शन क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव। कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 है, रेडियस इसका एक्सिस के साथ, और ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस फाइव है, तो ये दोनों मिलकर क्या होता है 90 होता है, तो ये भिला क्या हो जाएगा फाइव। ये बात आप लिखिए या यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। ये आपका सारा काम हमने बता दिया। अब मेन हमको यहाँ पे फाइव आ गया, हम इस सब चीज़ को अब मिटा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा, आसान हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इधर इसको आप लीजिए एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ये वाई है डैश है, इधर भी एक्स डैश है। चलिए इसको, ये वाला जो वेक्टर है वो क्या है डीबी वेक्टर है, और ये कंपोनेंट क्या एंगल क्या है फाइव। अब देखिए जिसके तरफ फाइव होता है उसका कंपोनेंट इसके तरफ 90 डिग्री गिराते तो यहाँ कितना लेते थे डीबी कॉस फाइव। ऐसा याद होगा कि नहीं है, अगर नहीं है तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये कॉस फाइव लिखिए इसका वैल्यू कॉस फाइव, तो क्या होता है इसके सामने वाला क्या होता है पी, और ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी बटे एच, तो यानी कि एच बराबर क्या हो जाती बी बराबर क्या हो जाएगा एच कॉस फाइव। अब देखिए एच के जगह क्या है डीवी है, यहाँ असल में ये डीवी है, मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ डीवी है, वेक्टर तो डायरेक्शन दिए, तो डीवी यहाँ पे लिख देंगे, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा डीवी कॉस फाइव। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। देखिए इधर हो गया, अब P और H में रिलेशन निकालिएगा तो पी एच होता है साइन के साथ, तो ये वाला कंपोनेंट जो यहाँ पे जाएगा इसका हो जाएगा डीवी साइन फाइव। चलिए ये कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे इधर हो गया इसका इस दो पोर्शन हो गया। अब एक नीचे का भी पोर्शन है जिसका नाम है एक और है, ये डीवी है ये, और इधर से भी क्या एंगल बना रहा है, ये बात आपको अब समझना जरूरी है कि नीचे से कितना एंगल लें। तो देखिए आप एक चीज ध्यान से दीजिएगा, ये एक्सियल लाइन अगर है तो ये वाला जो एंगल यहां पे फॉर्म करेगा वो यहां भी वही फॉर्म करेगा। अब देखिए एक्सियल लाइन का सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक एक्सियल लाइन जो होता है वो हर एक सर्कल के हर एक पॉइंट से जो लाइन बनाएगा वो यहाँ पे समान एंगल बनाएगा रेडियस सेंटर के साथ एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये एंगल जितना होगा उतना एंगल यहाँ भी होगा। अच्छा ये एंगल क्या है फाई है, तो ये एंगल भी क्या होगा फाई होगा। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको हम दिखाए थे कि ये 90 माइनस फाई है और ये 90 है, तो ये क्या होगा फाई होगा, और जब ये फाई होगा तो इसके बीच भी क्या होगा एंगल फाई होगा। और ये फाई कहाँ से आया है चल के, इधर से देखें माने कहाँ थे यहाँ, तो यहाँ से उठ के इधर फाई आया तो ये भी फाई हो गया, तो ये भी क्या होगा फाई ही होगा। क्या कोई दिक्कत है? देखिए इस तरह का अगर सर्कल का आप यहाँ पे इस तरह समझिए इसको, ये वाला जो अगर पोर्शन है ये इसका ये वाला डिस्टेंस आर है, नहीं ये वाला डिस्टेंस भी आर है, और ये ए है बीच वाला। तो देखिए जितना एंगल ये बना रहेगा यहाँ पे, जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही ये बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इसको ऐसे देखिएगा तो ये वाला 90 डिग्री इस एक्सियल से किसी भी पॉइंट से आप इस सर्कल को टच कीजिएगा वो समान डिस्टेंस रखेगा, ये भी आर होगा ये भी आर होगा, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा ये एंगल, और यही एंगल किसके बराबर था इधर वाले के साथ यहाँ के साथ, तो इसीलिए वो इस तरह से आया। तो ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, नीचे भी हमको लेना है कितना फाई ही लेना है, तो ये भी हो गया हमारा क्या एंगल फाई। अगर ये फाई है तो इसका कंपोनेंट देखिए किधर होगा, ऊपर वाले को ऊपर लिख देते ताकि दिक्कत नहीं हो, डीबी कॉस फाई। नीचे वाला का देखिए किधर होगा, इसका भी कंपोनेंट इसके तरफ क्या होगा डीबी कॉस फाई। अच्छा इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के तरफ क्या होगा, अच्छा ये देखिए एरो नीचे जा रहा है, इसका कंपोनेंट लेने का मतलब होता है इसका इधर हिस्सा क्या है,
तो ये भी नीचे जाएगा ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे हो जाएगा, dv साइन फाई। तो साइन फाई तो है नीचे की ओर। अच्छा, इसमें देखिए dv जो है वो किधर है, ऊपर की ओर होगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर होगा ऊपर की ओर, तो ये होगा किधर, y एक्सिस के तरफ, और नीचे इसके कंपोनेंट किधर होगा, माइनस y के तरफ। लेकिन इसका x कंपोनेंट x के प्लस के तरफ, इसका x कंपोनेंट प्लस x के तरफ। तो यानी कि ये हो गया कहानी। अब देखिए हमारा क्या है, इसके तरफ जो i कंपोनेंट थी लेते थे हम, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए इधर i होता था, इधर माइनस i होता था, ऊपर क्या होता था j, नीचे क्या होता था माइनस j। अब ये आप इसको और इसको भूल जाइए। अब समझिए ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये 3 है और एक पार्ट ये 4, ये 4 पार्ट सिर्फ बचा है। इसी को जोड़ देंगे तो समझिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इसको अब आगे हम बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, अब इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप इन दोनों को लेते हैं वेक्टर को, तो क्या समझिएगा, देखिए इसको जोड़ना क्या है, कैसे लिखेंगे। अगर आप इस जगह पर सिर्फ एक वेक्टर को लेते हैं dl dv को, तो आप dl एक लीजिएगा और इसको ऐसे घुमाइएगा, ऐसे घुमाइएगा, देखिए वहां पे बैठ गया, ये बिल्कुल बराबर इधर आ जाएगा। तो अगर आप इसको यहां से लेके इस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस dl को इंटीग्रेट कीजिएगा इस पूरे हाफ आर्क पे, तो ये क्या होगा, ये dl यहां से उठते हुए, देखिए dv भी इस तरह से उठ रहा है, और इसका कंपोनेंट देखिए क्या होगा, x के y के तरफ होगा और एक x के तरफ बनते जाएगा, और एंगल हमेशा कांस्टेंट रखेगा एक्सिस के साथ। अब देखिए ये इस तरह से करते करते आया और ये यूं इस तरह से चला गया, ये हो गया कहानी। तो ये आपने हाफ सर्कल अगर इंटीग्रेट किया है, तो हाफ सर्कल करने से अभी आपने यहां से dl को यहां पहुंचाया तो सिर्फ हाफ बना। तो हमने सिर्फ किसको लिया था, एक dv को, ऊपर वाले को, और इसको हमने छोड़ दिया। तो अगर इसको आप छोड़ देते हैं फिलहाल, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इधर तो यूज नहीं होगा, तो आप सिर्फ dv को लीजिएगा। तो dv को लीजिएगा और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा हाफ सर्कल, तो हाफे निकलेगा। तो सिर्फ अगर आप एक dl लेते हैं, एक इसके वजह से लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ कीजिएगा तो हाफ मिलेगा, फुल सर्कल के लिए कीजिएगा तब ये फुल सर्कल का मिलेगा। तो अगर आप एक dv यूज करते हैं यहाँ पे, इधर x के तरफ या y के तरफ, तो अगर एक पोर्शन यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन वक्त आप ध्यान दीजिएगा कहां से कहां लिमिट लगाना है। और अगर आप दोनों यूज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये भी और ये पूरा यूज करते हैं, तब आप देखिएगा क्या होगा कि जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, dl इंटीग्रेट होगा हाफ पोर्शन, तब तक जो नीचे वाला होगा वो फिर क्या होगा, घूम के यहां पहुंच गया होगा। तो मतलब क्या किया हमने, इसको यहां से यहां इंटीग्रेट किए तो हाफ हुआ, तो साथ साथ में ये भी इंटीग्रेट हो गया होगा नीचे से लेके कहां तक, ऊपर। तो यानी क्या हो गया, फुल सर्कल हो गया। तो अगर आप सिर्फ इस रिजल्ट को, इन चारों को यूज करते हैं और आप करते हैं इसको पूरा हाफ, तो समझिए कि ये फुल सर्कल हो गया। ये समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए इसके बाद, तो यहां पे जो dv होगा क्या होगा, तो आप dv ही समझिए, इसका नेट वैल्यू लिखेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, dv दो कंपोनेंट में टूटा, x एक्सिस के तरफ dv क्या होगा, i कंपोनेंट इसका लगेगा, और y के तरफ क्या हो जाएगा, इसको j लगाएंगे, और जो बनेगा वही नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला है। तो dv आप जो यहाँ पे लिखिएगा बेसिक जो है, इसको नेट लिखिए या ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए dv इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv x एक्सिस में दो गो है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या है, ऊपर में है एक dv cos फाई, अच्छा ये भी i के तरफ है, कॉमन ले लेंगे i, ये क्या है dv cos फाई, और ये दोनों किधर है, i के तरफ है। तो यानी कि dv x एक्सिस के तरफ जो भी होगा, इधर तो है नहीं, तो dv x के तरफ जो है वो सिर्फ i के तरफ है, प्लस i के तरफ, और dv
कॉस फाई और डी बी कॉस फाई दो है, प्लस अब देखिए यहाँ साइन के तरफ क्या है, तो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के तरफ क्या है, तो वाई एक्सिस में दो है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ऊपर वाले में क्या लगाइएगा प्लस जे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बी साइन फाई प्लस जे। अब प्लस इधर क्या लगाइएगा नीचे वाला डी बी साइन फाई माइनस जे। सवाल ये नीचे हो गया। अब इतना सा ही जोड़ेंगे, पूरा वेक्टर टेक्टर जो था झमेला सब खत्म हो गया, बस नेट निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डीबी का जो वैल्यू होता है इधर का हो इसके लिए, तो अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट लॉ, इसको इक्वेशंस मान लीजिए फिलहाल 1, अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट लॉ। बायट-सवर्ट लॉ क्या कहता है, याद होगा आपको, कहता है कि डीबी, देखिए यहाँ पे कोई भी अगर डीएल है, इस वजह से आर डिस्टेंस लीजिएगा, और यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता था उसको डीबी बोलते थे, तो डीबी बराबर क्या था म्यू नोट आई बाय 4 पाई, और ये क्या था आर स्क्वायर, यहाँ क्या था डीएल, और क्या होता था साइन कहाँ से थीटा, ये डीएल और किसके बीच आर वेक्टर के बीच का एंगल, ये थीटा होता था। चलिए ये था हमारा कहानी जो बायट-सवर्ट लॉ कहता था, ये स्टेटमेंट था 4 में, इसमें इस तरह कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे जो थीटा है साइन थीटा वो कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा इसको डिराइव करता है अचानक कुछ भी लिख के निकल जाए वो अलग बात है, आप समझे नहीं, ये बहुत इसमें प्रॉब्लम होता है। तो समझने के लिए अगर आपको चाहिए तो देखिए इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो थीटा हम ले रहे हैं वो किसके बीच है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच। यहाँ पे क्या है डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर ऐसे और आर वेक्टर इधर है, तो इसके बीच कितना एंगल है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इस केस के लिए अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे जो था डीबी डीएल, वो डीएल क्या है बाहर निकल रहा है, तो डीएल बाहर निकल रहा है और ये आर है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे थीटा कितना है, इसको ऐसे दिखाएंगे तो इस तरह दिखाएंगे, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा यहाँ अंदर जा रहा था इधर डीएल और थीटा आर वेक्टर इधर था, तो यहाँ भी कितना है थीटा है 90, तो मतलब दोनों डीएल के लिए थीटा क्या है 90 है। चलिए सेम है बात कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर डीबी वेक्टर, वेक्टर नहीं ऐसे डीबी का मैग्नीट्यूड खाली लिखें, तो म्यू नोट आई डीएल साइन 90 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, डीबी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट आई डीएल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये आया इस जगह पे डीबी का सिर्फ वैल्यू, डीबी ये इतना होगा, चाहे वो इसके लिए होगा पोर्शन इस डीएल के लिए हो या इस डीएल, दोनों का कहानी वही है, आर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी एंगल दोनों में डीएल और आर के बीच थीटा है 90 डिग्री, यहाँ भी 90, ये दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं सभी के लिए वही वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 क्या हो जाएगा, हमको डीबी नेट ही चाहिए, तो देखिए डीबी का यहाँ पे क्या लिखेगा, डीबी नेट ऐसे लिख देते हैं, हमको नेट निकालना है, मान लीजिए इस जगह पे ऐसे लिखना है इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह का वैल्यू डीबी और इस जगह का वैल्यू सभी जगह का सेम है, तो इस जगह का वैल्यू देखिए क्या होगा, हमको यहाँ पे लेना है डीबी कॉस फाई प्लस डीबी साइन फाई, और ये आई के तरफ है, और एक इसमें जो था प्लस डीबी साइन फाई, जे है प्लस में, अच्छा इसको जे प्लस में यहाँ लिख दिए प्लस, बाहर जे कॉमन ले लेंगे, यहाँ जो है माइनस वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस डीबी साइन फाई, और जे तो कॉमन हो गया, इसके लिए जे माइनस में था, ये माइनस यहाँ था, यहाँ प्लस लिखा हुआ था, तो देखिए ये इस तरह से कहानी बन गया। आपको लग रहा है ये दोनों सेम है, कट जाएगा कोई बात नहीं, तो जो डीबी बनने वाला है वो बेसिकली क्या बनेगा, ये दोनों के सॉरी यहाँ पे साइन लिखा गया, यहाँ कॉस ही होगा, देखिए यहाँ कॉस है, यही वाला वैल्यू उतारे, तो डीबी क्या हो जाएगा, दोनों में यहाँ पे कितना हो जाएगा डीबी 2 बार जुट रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा आई के तरफ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी यहाँ पे आप एक चीज लगाना भूल गए हुए,
तो देखिए यहाँ पे वेक्टर लगाना जरूरी है, क्योंकि आप अगर इसको देखिएगा, इसमें आई जे के लिख रहे हैं, यहाँ भी आई जे के लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वेक्टर आप यूज नहीं कीजिएगा तो ये तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है, और ये तभी इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये वाला मैग्नीट्यूड फॉर्म है। और जब ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे वेक्टर आप देखिए, इधर जो है आई लगा दें, इधर डीवी लगाए, और ये इतना आ गया। अब जो यहाँ पर से सबसे आगे बढ़ेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा, और यहाँ पे हम इसको घेर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको आप इक्वेशन बनाने से पहले आप एक बात ध्यान देखिए, वेक्टर ये सब के सब किधर है, सिर्फ आई के तरफ नेट बनने वाला है। जो डीवी इंटीग्रेट होगा वो सिर्फ आई के तरफ है, और जब लास्ट निकल जाएगा तो आपको पूछेगा डायरेक्शन किधर बना भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम आराम से कह सकते हैं आई के तरफ होगा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी लिखते हैं, अभी अब काम चलेगा आगे। डीवी बराबर 2dv cos फाई, और बस इतने ही याद रहने दीजिए, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद इधर मिटाते हैं, इसी में सब चीज लिखेंगे। एक बार इसको उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहां पे अगर हम देखें क्या है कि डीवी का वैल्यू जो है वही नेट निकालना है। कितना आ रहा है 2dv cos फाई। अब एक बात देखिए, इसको जो करना है ये 2dv है, यानी डबल हो गया। अब हमको सिर्फ एक बात दिमाग में रखना है कि dl हाफ ही इंटीग्रेट होगा सर्कल का, पूरा नहीं इंटीग्रेट होगा, फुल सर्कल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 टाइम्स ले लिया, दोनों dv यूज कर रहे हैं फिलहाल। तो दोनों dv में एक dv इधर से जाएगा, यहाँ हाफ करेगा तो भीतर भीतर dl दूसरा कर देगा हाफ, तो पूरा निकल जाएगा। मतलब सिर्फ हाफ सर्कल आपको dl जहां पे आएगा, dl जहां पर आएगा वहां पे ऐसा करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको आप लिखिए, इस जगह पे आपको बताए थे नेट लिखना जरूरी है, क्योंकि ये भी dv है, ये भी dv है, आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे आप नेट लगाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं लिखने में लगेगा कि ये नेट वाला होने वाला है, निकलने वाला है। dv को नेट जो करेंगे वो कितना आएगा दोनों को जोड़ के। तो देखिए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, टू दी बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, आप इसको dv, अब इसको फिलहाल लिख सकते हैं, ये 0 से जो भी बनेगा इसी को b नेट कहिएगा, या b लिखने दीजिए पूरा, अब दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा 2dv cos फाई। अच्छा, यहाँ पे cos फाई है और यहाँ क्या है b है। b बायट सेवर्ट लॉ के हिसाब से देखें तो dv का वैल्यू इतना सा है, जो अभी हमने डराइव किया था, इसको अपने पीछे समझा, ये फॉर्म से ये फॉर्म लाए, ये भी आपको बताए। तो यहाँ पे dv रख दीजिएगा। अब ये वाला dv तो नेट था ना, इधर वाला ये अलग है, ये इसका वैल्यू ही नेट वैल्यू इसके मिलकर है कि जो एक्स एक्सिस की तरफ दिखा रहा था, तो यहाँ नहीं, यहाँ रखना है। ये जो dv है ये कितना होगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और b बराबर यहाँ क्या लिखेगा 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। अच्छा, dv के बदले क्या लिखेगा म्यू नोट आई dl बाय क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या है cos फाई। अच्छा, फाई भी क्या है, एंगल नहीं बदल रहा है, तो फाई के बदले आप लगा सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल क्या है फाई है, नहीं तो ये वाला फाई है, तो ये देखिए हाइपोटेनस है, और ये सामने इसके क्या है ये p है, और ये क्या है बेस है। तो cos फाई का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, तो इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos फाई होता है cos b बाय h, तो यानी क्या हो जाएगा कैपिटल R बटे स्मॉल r, तो ये रख दीजिए इस जगह पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा b बराबर 2 इंटू म्यू नोट आई dl बाय क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आई इंटू क्या हो जाएगा r बाय r, b बराबर 2 म्यू नोट कांस्टेंट है बाहर आएगा, आई कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट ही जा रहा है जो वायर में है, तो उसको बदले नहीं है, वेरिएबल करंट नहीं है, डीसी करंट है जो कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, पाई है, और यहाँ क्या है
आर स्क्वायर, आर के बदले और ये आर तो ये वाला कांस्टेंट होगा, ये बात आपको पता है। इस आर के बारे में बात करते हैं, क्या ये कांस्टेंट है? देखिए यहाँ पे आर आप किसको माने, फिगर में देखिए आर माने इस रोड को, इसको माने हैं ए, इसको भी आर माने, और हम क्या बोले हैं कि डीएल ये है। तो डीएल को आप इंटीग्रेट कीजिएगा, मान लीजिए पूरा सर्कल आप चला रहे हैं, तो ऐसे इस तरह ये यहाँ गया, तो क्या ये डिस्टेंस बदल गया? पी पॉइंट तो ये था, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के डीएल के बीच का डिस्टेंस बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। ध्यान से देखिएगा, जब ये नहीं बदल रहा है तो ये कांस्टेंट हो गया ना, तो इसे तो बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन से। तो चलिए इसको बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन से यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, तो यह क्या हो जाएगा? आर क्यूब। अच्छा ये वाला आर तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो बचा यहाँ क्या? डीएल। अब एक बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस डीएल का क्या करें। क्या ये डीएल जो है वो डीएल पूरा इंटीग्रेट कितना होगा? पूरा सर्कल होगा कि हाफ होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हम यहाँ पे बोले थे शुरू में ही कि दोनों डीबी का यूज कर लिए थे, तो दोनों डीएल चल रहा है अंदर अंदर। तो अगर आप एक डीएल को अगर यहाँ पे इसको जब इसको पूरा हाफ साइकिल घुमाइएगा तो ये भीतर वाला क्या होगा? फुल इधर से यहाँ पहुंच जाएगा। तो मतलब इस ये हाफ गया एक डीएल, तो ये भीतर भीतर पूरा क्या हो गया? पूरा 2 टाइम्स लिए हैं यहाँ पे, तो यानी क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। तो हाफ साइकिल 2 बार हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? फुल हो गया। मान लीजिए ये डीएल यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये हाफ गया, तो ये वाला डीएल क्या हो गया? भीतर भीतर यहाँ चला गया, तो फुल बन गया। तो फुल बनने के लिए हमको कितना लेना पड़ेगा? इस डीएल को सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड पूरे का आ जाएगा, क्योंकि भीतर से ये चल रहा है, 2 टर्म्स लगा दिया यहाँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो कितना जाएगा? इस पूरे को क्या कहते हैं? ये आर है, ये आर है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा डीएल को इंटीग्रेट कहाँ करना है? 0 से छोटा सा लेंथ से क्या करना है? बढ़ाते बढ़ाते कहाँ कर देना है? पूरा हाफ, यानी 0 से c/2 तक। तो c कितना होगा? 2 पाई कैपिटल R/2। ऐसा भूल से भी मत लीजिएगा ये वाला आर। सर्कल का जो कॉइल है उसका रेडियस कैपिटल आर, इसलिए ये सरकमफ्रेंस भी कैपिटल आर से बनेगा। चलिए ये वाला हो गया कहानी हमारा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? b बराबर 2 टाइम्स म्यू नॉट आई आर बाई क्या होगा? 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 कटा दीजिए इसको, पाई आर। डीएल एल होगा, और डीएल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल बना 0 से कितना तक? पाई आर तक। तो एक बार एल आर रखिएगा, यहाँ रखिएगा। अब इसको इस जगह मिटा देते हैं, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? b बराबर 2 म्यू नॉट आई आर, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब, और ये डीएल के जगह क्या हो जाएगा? पाई आर। अब माइनस क्या होगा? 0, लिमिट जो लगाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए ये रहेगा। अच्छा ये मोड नहीं है, इस तरह से है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? b बराबर 2 इंटू म्यू नॉट आई पाई आर, अब बटे क्या है? 4 पाई आर क्यूब। फिलहाल अभी पाई कटा देते हैं, आगे काम आता भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? b बराबर म्यू नॉट आई बाय आर बाय क्या होगा? 2r क्यूब हो गया। ये हो गया हमारा कहानी। अब देखिए ये असल में मैग्नेटिक फील्ड तो आ तो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? फॉर्मेट में ये r दिया ही नहीं रहेगा नहीं। जब ये r रहेगा नहीं तो a और r के कैपिटल के टर्म में बदलना पड़ेगा। यहाँ तो a है ही नहीं, स्मॉल r है, बदला जा सकता है। कैसे? ये देखिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? स्मॉल r है, तो r कैपिटल A और स्मॉल में क्या रिलेशन है? ये 90 डिग्री है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में आता है। तो चलिए यहाँ पे ये यूज करेंगे इस जगह से। आइए अब यहाँ पे चलते, चित्र को बने रहने देते हैं, चित्र काम आता है। अभी 2 पोर्शन में चलेंगे। इसको यहाँ से लीजिए और यहाँ पे आते हैं। देखिए क्या है? b बराबर म्यू नॉट आई आर, इस जगह पर आप क्या वैल्यू लिए? स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या होगा? कैपिटल R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
आर बराबर क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर पे पावर पे क्या होगा माइनस 1/2 हो जाएगा पूरे पे, नहीं लेकिन चाहिए यहाँ क्या क्यूब है, तो क्यूब निकालने का तरकीब देखिए क्या है, बहुत बच्चा इसमें गड़बड़ा जाता है, इस तरह डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ क्यूब के इस साइड, तो उस साइड वैल्यू क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दोनों तरफ क्यूब कर दिया ना तो यहाँ 3/2 हो गया। इस तरीके से ज्यादा आसान लगता है। देखिए आर स्क्वायर था ए पाइथागोरस, आर स्क्वायर को उधर ले गए तो इधर 2 है तो उधर 1/2 होगा पावर होल का, इधर क्यूब कर दिए पूरे का, उधर भी क्यूब होगा तो 1/2 हो जाएगा गुना 3 तो 3/2। चलिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो गया फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 3/2। तो देखिए हमारा जो नेट रिजल्ट आया वो कितना आया, बी बराबर म्यू नॉट आई आर बाय 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर पे पावर 3/2, यही रिजल्ट आया। ये कहाँ पे निकलेगा, अब आपको यहाँ पे लिखा है ये वाला चीज यहाँ पे आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या आ गया, ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें स्पेशल केसेस क्या होगा। तो देखिए ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है और आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इसका सारा स्पेशल केस डिस्कस करेंगे और कुछ आगे का भी कॉन्सेप्ट देंगे। देखिए इसमें एक छोटा सा बात जो है बहुत सारा प्रॉब्लम देता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। एन कहाँ रखना है, देखिए आपको एक तार का एक कॉइल दिया है तो इसके मैग्नेटिक डिस्टेंस ये मतलब ए है और ये क्या है आर है, करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया इधर था। हाँ इसमें अब देखिए ये क्यों ऐसा इधर कर रहे थे, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस इधर माना था और बी का जो वैल्यू था वो किधर आ रहा था, लास्ट में जो भी आया था वो आई एक्सिस की तरफ था, आई यूनिट वेक्टर की तरफ, तो आई तो उधरे हो गया। तो इसका वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखिएगा तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा याद होगा, तो देखिए बी जो वेक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई आर बाय क्या है 2 आर स्क्वायर 3/2, और ये किधर जाएगा आई के तरफ। ये लिखना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि किसी पर भी तीर मार दीजिए और वो वेक्टर हो जाएगा। अगर वेक्टर इतना आसान होता कि सिर्फ एरो मार देने से वेक्टर बन जाता तो फिर तो इतनी बड़ी वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो ऐसा कुछ नहीं है, तीर भी लगाना होता है ना अगर बी पर तो उसका भी कुछ मीनिंग है, वो कहाँ लगाना है और कब लगाना है ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखिए यहाँ पे तीर लगा हुआ है एरो है तो मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म है, यहाँ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि इस पे 12 इस पे मार दिया किसी पे भी मार दीजिए, ऐसा थोड़ी ना सभी वेक्टर क्वांटिटी होता है और सभी डायरेक्शन एक जैसा है। तो यहाँ पे आई के डायरेक्शन में हम पहले देख रखे थे कि सिर्फ जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो नेट वो आई के तरफ होगा। अब देखिए अगर ये इधर कॉइल में जा रहा है तब ना, अगर ये कॉइल का करंट अगर ऊपर जाने लगे तब तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोक के। अगर करंट इधर जा रहा है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है उधर जा रहा है, अगर करंट ऊपर जाने लगेगा तब तो भाई ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। तो आप इधर एक्स एक्सिस माने थे पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव माने थे, इधर एक्स एक्सिस माइनस की तरफ जाएगा तो माइनस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में आई हो जाएगा और कुछ ज्यादा नहीं अंतर होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है एन, अगर ये टर्न एक ना हो के बहुत सारा टर्न है, यहाँ पे कॉइल है मान लीजिए, तो क्या होगा, तो करंट तो यहाँ बड़े आई होने के बजाय क्या हो जाएगा, जितना बार टर्न होगा उतना आई होगा। तो अगर मान लीजिए एन टर्न है तो नेट करंट कितना हो जाएगा इस जगह पे एन इंटू आई। तो यहाँ पर जो अगर एन टर्न के वजह से होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट आई जहां है वहां एन आई हो जाएगा और यहाँ क्या होगा आर हो जाएगा और क्या हो जाएगा इस जगह पे 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। यही कहानी हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया एन टर्न वाला अगर लूप है तो। अगर एन टर्न नहीं है तो अगर कहेगा एन टर्न के जगह पर 5 टर्न है तो यहाँ 5 लगा दीजिएगा, यहाँ अगर कहेगा 1 टर्न है तो यहाँ 1 लगा दीजिएगा तो आई सिर्फ बचेगा। देखिए ये इतना सा स्पेशल केस नहीं है, इसके आगे बहुत सारा स्पेशल केस है जो नीट के एग्जाम में या जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है उसके लिए बहुत जरूरी है। खास करके सीबीएसई में ऐसे केसेस आते हैं
तो आपको वो याद रखना है, वो चीज जरूर देखना है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा। इस लेक्चर का ये यहीं पे खत्म होता है वीडियो। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस आपको अगर बनाने हैं तो आप क्वेश्चंस बनाइए, जो दिक्कत होता है आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।